याद है कुछ? किसी को याद है तो बताओ। याद है किसी को भी? किसी भी बच्चे को? चलो, लेट्स वॉच दिस, अंडरस्टैंड इट, एंड देन वील डू सम सेंटेंसेस ऑन इट. ओके, ट्राई टू जॉइन. एंड अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर ओनली मेकिंग using two simple sentences to make another simple sentence only. इसके बाद फिर हमने देखना है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस भी कैसे बनाते हैं. When two simple sentences are given in such a way that the first sentence shows the cause and the second sentence shows the result, and both the simple sentences are having different subjects, then with the help of having plus verb third form, having been plus verbs third form, or being, we can convert the first sentence into a nominative absolute. Let's look into an example to understand it. Okay, but first let's see what a nominative absolute is. Okay, nominative absolute होता क्या है? चलो, अंजलि, read this. read this. See first whether you understand it. पहले इतना तो समझ आ गया ना कि दो sentences हैं, एक cause है, एक उसका result है, right? अब हमने उनको दोनों को join करना है इस तरह से कि जो पहला sentence है वो उसका nominative बन जाए. दोनों independent clauses हैं. clause क्या होता है पहले तो ये बताओ, किसको मालूम है clause क्या होता है? phrase और clause में क्या difference है? बोलो. फ्रेज का आधा मीनिंग होता है ना. हाँ, और क्लॉज का? क्लॉज भी सेंटेंस ही होता है, उसमें भी पूरा सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता, तो उनको क्लॉज कहते हैं. अब हम अगर दो सेंटेंसेस लें जो कि एक की वजह से दूसरा कुछ हो रहा है, तो जो एक, तो दोनों इंडिपेंडेंट है. हम जैसे बोल रहे हैं इट इज रेनिंग, सपोजिंग आई से, ओके, सीता डिड नॉट गो आउट टू प्ले, तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग सीता डिड नॉट, तो कॉज क्या था कि रेन पड़ रही थी. सीता क्यों नहीं गई? क्योंकि बारिश पड़ रही थी. अब इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे, सिंस इट वॉज रेनिंग सीता डिड नॉट गो आउट टू प्ले, तो वो शुरू का जो पार्ट बन गया वो क्या बन गया? एक नॉमिनेटिव केस बन गया. नॉमिनेटिव केस तो मालूम है आप लोगों को, है ना? सब्जेक्ट बन गया उस सेंटेंस का कि क्या हुआ कि रेन हो रही थी, वो पूरा का पूरा क्लॉज ही हमारा नॉमिनेटिव केस में बन गया. सो सीता डिड नॉट गो आउट टू प्ले, तो उसका रिजल्ट ये हुआ क्योंकि बारिश पड़ रही थी वो प्ले खेलने नहीं गई. नाउ रीड दिस अंजलि, एंड देन आफ्टर व्हाट आई हैव said, and after reading this see whether you still get a grasp of it or not. पढ़ो, read it अंजलि. nominative, हाँ. ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, मतलब ग्रामर ही तो पढ़ रहे हैं हम. ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, आगे पढ़ो. वेरी गुड. अब अगर आप ये नीचे पढ़ो, पहले देखो नॉमिनेटिव केस क्या होता है. पढ़ो पहले. अभी ये इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है
कि आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इट, शायद थोड़ा थोड़ा समझ आए, बट पहले ब्रेक डाउन पढ़ो इसका। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पार्टिसिपल क्या है, इंडिपेंडेंट मॉडिफायर क्या है, पढ़ो। Nominative case. The noun or pronoun in the nominative absolute is in the subject form. फॉर एग्जाम्पल Example: he, the dog, the tree. हाँ, ओके, ठीक है, आगे पढ़ो। Participle. It typically includes a participle of verb form ending in ing or ed. पार्टिसिपल तो मालूम है क्या होता है, Yes, ma'am. नॉमिनेटिव केस भी मालूम है, जो सब्जेक्ट होता है, राइट। नॉमिनेटिव केस इज द सब्जेक्ट, पार्टिसिपल इज द वर्ब एंडिंग इन आईएनजी और इन ईडी। तो मतलब जब भी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ज्वाइन करेंगे सेंटेंसेस को, तो वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म यूज होएगा और शुरू में एक नॉमिनेटिव केस होएगा विच विल बिकम द सब्जेक्ट। और अभी हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। तीसरा पढ़ो, पढ़ो। The nominative absolute phrase acts as a modifier, providing text for कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे मैंने अभी दो सेंटेंसेस बोले, हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, वो इंडिपेंडेंटली, हमने पहले बोला था इट वॉज रेनिंग, सो सीता डिड नॉट गो आउट टू प्ले, सो सिंस इट वॉज रेनिंग, ये पूरा का पूरा हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन गया कि रेन जो थी वो पड़ रही थी, रेनिंग, दैट इज द फ्रेज, द एंटायर फ्रेज नाउ, क्योंकि हमने उसमें सिंस ऐड कर दिया, या सिंस इट वॉज रेनिंग। अब हमने क्या किया, रेनिंग तो वैसे ही पार्टिसिपल फॉर्म है ना, सिंस इट वॉज रेनिंग सीता डिड नॉट गो, तो सो वो कुछ नहीं लिखना है, कॉमा लगा के सीता डिड नॉट गो आउट टू प्ले। तो इस जो शुरू का पोर्शन है विच इज द सब्जेक्ट, इट इज प्रोवाइडिंग द कॉज, रीजन वाई सीता डिड नॉट गो आउट टू प्ले, तो वो इंडिपेंडेंट मॉडिफायर हो गया, इट इज नॉट डायरेक्ट। पढ़ो पूरा फिर से। Acts as a modifier providing context to the main clause. Main clause क्या हमारा, कि सीता did not go out to play, but not directly connected to the main verb with the conjunction. तो अब हमारा वो दोनों कंजंक्शन से नहीं जुड़ा है, मैंने जैसे अभी बोला कॉमा लग के वो हो गया, राइट। पढ़ो अगला सेंटेंस, पढ़ो एग्जाम्पल पढ़ो, फिर हम उस पे जाएंगे। गुड इवनिंग। The sun having set, the stars appeared. अब हमने कुछ भी नहीं बोला, अगर हम ऐसे बोलते the sun set, the stars appeared, तो अब हमने इनको दोनों सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा, the sun having set, having क्या है, पार्टिसिपल फॉर्म उसका, कॉमा लगा के the stars appeared, तो sun having set जो है इट इज द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या मतलब है कि वो नॉमिनेटिव केस है हमारा, बट इट इज अ फ्रेज, एंड व्हाई आर वी कॉलिंग इट इज इट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज only because it is providing us the reason for the stars to appear. Okay? कुछ समझ आ रहा है सबको? तो मेरे को थम्स अप दो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो भी देखेंगे, फिर से इसको देखेंगे, फिर से समझेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। कुछ थोड़ा सा समझ आया कि दो चीज़ें अभी। ओके नीलेश, आपको भी समझ आया? व्हाट अबाउट, हाँ ओके गुड। और कौन आया हुआ है अभी? निधि। निधि, डिड यू अंडरस्टैंड? निधि, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव read till now? No, ma'am. Nothing? You didn't, what didn't you understand? Now you ask questions so that I answer. Tell me, what didn't you understand? दो सेंटेंस समझ आ गए, दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ये समझ आया?
ये समझ आया? अगर यही वाला एग्जाम्पल जो अभी सामने दिख रहा है, दस इन्हीं को ये तो एक ही सेंटेंस है ना, द सन हैविंग सेट द स्टार्स अपेयर्ड, ये दो सेंटेंस, द सन सेट द स्टार्स अपेयर्ड, तो सन सेट होएगा तभी स्टार्स आएंगे, है ना, क्योंकि रोशनी में तो स्टार्स दिखेंगे नहीं। तो रीजन स्टार्स दिखने का क्या है कि सन सेट हुआ था। तो अब जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ना है, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इन दोनों को जब हमने आपस में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? पार्टिसिपल लगा के, और जो पहला वाला रीजन वाला है उसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब हुआ कि वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, पूरा का पूरा फ्रेज ही उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब द सन हैविंग सेट द स्टार्स अपीयर्ड, तो सन हैविंग सेट, ये पूरा फ्रेज जो है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ओके, वो सेट हुआ तो स्टार्स अपीयर हो गए। समझ आया कि नहीं आया? अभी भी कुछ नहीं आया समझ? निधि अभी भी नहीं आया? आया कुछ समझ? अच्छा चलो अब वीडियो देखते हैं, उससे और क्लैरिफिकेशन होगी, तभी मैंने वो वीडियो रखा है। मैंने सोचा दोबारा से देखेंगे। अब इसमें तो सर बहुत टेक्निकली बताते हैं ना कि हमने हैविंग प्लस वर्ब, हैविंग बीन और बीइंग, ये सब, पर हम अलग अलग, जैसे इसमें द सन हैविंग सेट, तो अगर आप ये वाला देखोगे, सर ने यहाँ पे हैविंग सेट, तो हैविंग के साथ सेट जो है वो उसका थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो हैविंग और सेट लगा दिया, तो वो एक तरह से हमने जोड़ दिया। तो ये फर्स्ट फॉर्म जो अभी इस वाले वीडियो में जो पहला वाला एग्जाम्पल सर बता रहे हैं, उसमें वही वाला एग्जाम्पल हमने अभी देखा है, जो अभी हम देख रहे थे, द सन हैविंग सेट द स्टार्स अपीयर्ड। अब देखो दोनों चीज़ों में इफ़ यू रियली लुक एट इट, कॉज तो हमने बोल दिया, पर सब्जेक्ट इसमें क्या है? सन है पहले वाले में, दूसरे वाले में सब्जेक्ट क्या है? स्टार्स है, है ना? हाँ बोलो बेटे मुनीश। मैम मेरा अभी एग्जाम था मैम इंग्लिश का। मैम वो अभी एग्जाम हो गया, मुझे मार्क्स भी मिल गया मैम। हाँ मैम तो इसमें मैम मेरा ग्रामर में मैम एक गलत हो गया मैम, इसमें मुझे पूछना आएगा क्या? हाँ तो वो भी करेंगे, अभी कर लेते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लें उसके बाद पूछना, ठीक है? ठीक। कौन से टॉपिक का? मैम वो एरर एंड करेक्शन होता है ना मैम। ठीक है, ओके, हाँ समझ गई मैं बताऊंगी, ठीक है, ओके, डोंट वरी, इसके बाद मैं बताती हूँ, पर पहले ये समझ लें, ठीक है? ये समझ आ रहा है ना? अब देखो विशाल ने कितना लेट ज्वाइन किया है, ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं हमें बात करते हुए। तो अब दो सेंटेंसेस, एक में सन है सब्जेक्ट, दूसरे में स्टार्स है सब्जेक्ट। सन सेट हुआ है वो कॉज है, उसकी वजह से स्टार्स दिखने लगे, द सन हैविंग सेट। तो ये एक पहला तरीका है इनको जोड़ने का, हैविंग और वर्ब का थर्ड, वर्ब कौन सा है? सेट, उसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया। अब हम सर के एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, नहीं तो हम बहुत स्लो हो जाएंगे करने में। चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाह रही थी सो दैट इसको आप और अच्छे से समझ सको। ओके, अब ये सेंटेंस पढ़ो नीलेश, हाँ, उसके बाद निधि, फिर मुनीश, फिर खुशबू, उसके बाद विशाल। हाँ, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। अब इसमें पहले वाले में हम अगर देखें तो सब्जेक्ट क्या है नीलेश पहले सेंटेंस में? सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। हाँ, वेरी गुड। और दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वेरी गुड, द स्टूडेंट्स, है ना? अब हमने कहना है
जैसे ही टीचर क्लास में घुसी तभी तो स्टूडेंट्स चुप होंगे, है ना, तब तक तो वो बातें करते रहेंगे। तो ये जो है ये कॉज है, कॉज बोलो या रीजन बोलो कि इसकी वजह से क्या हुआ, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। ओके, दूसरा एक्शन इस पहले वाले की वजह से हुआ। अब इसको हम फिर से देखते हैं। द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। अब इसको हमने जोड़ना है। अब हम कैसे जोड़ेंगे, इस फॉर्म में, हैविंग और वर्ब। वर्ब कौन सा है इसमें, ये तो सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सा है नीलेश बताओ, वर्ब कौन, एंटर्ड। और एंटर्ड के 3 फॉर्म क्या है, एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड और फिर एंटरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द टीचर, अब बोल रहे हैं वो हैविंग प्लस वर्ब 3, तो कैसे लिखेंगे, ट्राई करो। सब कॉमा लगा के द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। वेरी नाइस। तो द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। वेरी नाइस, तो बिल्कुल करेक्ट है। नाइस, आगे चलते हैं। अब ये सर समझाएंगे पहले, फिर हम अगले वाले उस पे करेंगे। Combining these two sentences using having plus verb third form, we can write in this way. The teacher having entered the class, the students became silent. अब Let's इसमें give an example where having been. बस अब देखो, इसमें बीच में कोई भी कंजंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमा लगाया हुआ है, एंड इट इज अ सिंपल सेंटेंस। नाउ हैविंग बीन का एग्जाम्पल अब देखते हैं। The work was done. We went back home. ओके, रीड दिस निधि। The work was done. We went back home. हाँ, सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सेंटेंस में, Work वेरी गुड, तो द वर्क सब्जेक्ट है ना। वॉज डन, वॉज जब हम लगाते हैं तब हम, और वर्ब कौन सा, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये बी वाले वर्ब्स हैं, है ना सारे, हैव, इज, एम, आर, वॉज। ओके, और वर्ब कौन सा है इसमें, डन। वेरी गुड। और डन का क्या 3 फॉर्म्स होते हैं, डू, डिड, डन। do, did, done. डन, तो ये डन तो वैसे ही पार्टिसिपल ही है, राइट। Yes, ma'am. ओके, अब ये समझ आया आपको। दूसरा क्या है, वी वेंट बैक होम। वी वेंट बैक होम में क्या है, पहले सब्जेक्ट बताओ। देखो 2 सब्जेक्ट अलग हैं, इधर वर्क है सब्जेक्ट, दूसरे में क्या है सब्जेक्ट, Back. सब्जेक्ट। बेटे किसके बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट। We. बस, तो फिर क्यों इतना कंफ्यूज हुए। सो वी, वेरी नाइस, तो ये सब्जेक्ट है। और अब रीजन क्या है हमारे घर जाने का, Work was done. हाँ, काम हो गया था इसलिए वापस गए, राइट। अब हमने इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, तो किस चीज से करेंगे, हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड। तो कैसे बोलेंगे, पहले तो जैसे इधर लिखा था सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, द वर्क, आगे क्या होगा, वॉज डन की The जगह, work have, हाँ having been हाँ, हैविंग बीन, done, वेरी गुड, comma, हाँ, we went back home. वेरी नाइस। समझ आ गया ना, समझ आ गया, Yes, ma'am. वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट मुनीश की टर्न, पहले सर का सुन लेते हैं, देन तीसरा तरीका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को ज्वाइन करने का। Here, as the first sentence is in passive voice, we will be using having been here. So the sentence will be, the work having been done, we went back home. Let's look into an example. पैसिव वॉइस क्या होती है It बेटे, is a holiday. We will पैसिव वॉइस क्या होती है निधि, हमने क्यों बोला कि इसमें ये पैसिव वॉइस थी, इसलिए हमने हैविंग बीन बोला। द टीचर एंटर्ड द क्लास, उसमें पैसिव वॉइस नहीं है, टीचर ने क्लास एंटर करी।
द वर्क वॉज डन, हमने क्या किया, नहीं तो हम बोलते दे डिड द वर्क, है ना। तो वो एक्टिव वॉइस होती, डायरेक्टली पहले सब्जेक्ट बोल रहे हैं फिर ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वर्क, उसी को हमने सब्जेक्ट बना दिया, द वर्क वॉज डन। तो हमने सब्जेक्ट का, दूसरे सब्जेक्ट का नाम ही नहीं लिया उसमें कि किसने काम किया किसने नहीं किया, तो हमने वर्क को ही सब्जेक्ट बना दिया। तो जब भी किसी भी, सबके लिए, सब ध्यान से सुनो, जब भी किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होता है उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो जब भी पैसिव वॉइस में होगा सेंटेंस, तब हम हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एनीवे, आपको आ गया करना, विच इज गुड इनफ। नेक्स्ट हाँ बोलो। मैम इनको लर्न करने के लिए पहले टेंस पढ़ने पड़ते हैं ना? अभी कुछ नहीं पढ़ने की आपको ज़रूरत है, आप बस, आपको वर्ब के 3 फॉर्म्स पता है, आपको ये भी हैविंग बीन ये सब भी वर्ब्स पता है, तो इतना काफ़ी है। बाकी तो वैसे ही टेंस, जिस भी टेंस में दिया हुआ है उसी टेंस में लिख रहे हो। अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा, द टीचर एंटर्ड द क्लास, स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, ये पास्ट टेंस में है तो हमने पास्ट टेंस में ही लिखा है। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, कुछ चेंज नहीं किया इसको, नहीं किया ना। द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम, तो हम काम हो चुका था, हैविंग बीन डन, फिर से सेम ही टेंस रखा है, वी वेंट बैक होम। अंडरस्टूड निधि? समझे? टेंस तो हमको पता ही होने चाहिए कि कौन से टेंस में है, मगर वैसे इसमें हम चेंज कोई टेंस नहीं कर रहे हैं। समझ आया निधि? निधि समझ आया कि नहीं आया? मुंह से बोलो। यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट मुनीश पढ़ेगा। Not go to school. रीड दिस। इसमें अब बीइंग है। हाँ, Being. It's a holiday. We will not go to school. क्यों नहीं जाएंगे हम स्कूल? मैम क्योंकि वो एक हॉलीडे, उधर एक हॉलीडे है। उधर एक हॉलीडे नहीं, क्योंकि है हॉलीडे, इट। हाँ, तो अब हम हॉलीडे को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट से, है ना? हाँ, तो अब कैसे लिखेंगे इसको? अब ट्राई करो बनाने की सेंटेंस। तो हम इट्स, हाँ बोलो। इट, जहां पे ये इज है, इज की जगह हम क्या लिखेंगे? पढ़ो, देखो मैंने मार्क भी किया है। मुनीश, आई एम वेटिंग फॉर यू बेटे। मैम being. इट, पहले इट होएगा, इट इज की जगह बीइंग होएगा, इट बीइंग। हाँ, It being a holiday. बोलने दो उसको, कोई बात नहीं। हाँ, आप अपना बोलो। ये इधर ध्यान दो आप। We will not go to school. बस कॉमा, वी विल नॉट गो टू स्कूल। कितनी छोटी है आपकी बहन? कौन सी क्लास में है? Yes मैम। कौन सी क्लास में आपकी ये बहन है? हाँ, मैम अभी पता नहीं है। अच्छा, भाई है? कितना बड़ा है? Yes. कितना बड़ा है? मैम 3 साल का है। अच्छा, चलो। इट बीइंग अ हॉलीडे वी विल नॉट गो टू स्कूल। आप अपने इस भाई को 4:30 to 5:30 की क्लास अटेंड करा सकते हो, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज को। उसमें बिल्कुल बेसिक पढ़ाई होती है, ABC से स्टार्ट होता है वो। मैम ये सुनता ही नहीं है मैम, ये बैक करके फोन काट देगा और मैम ये YouTube चैनल लग जाएगा मैम। अच्छा, नहीं वो तो फिर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटा है, किसी को तो साथ में बैठना पड़ेगा दिखाने के लिए। वैसे वो मैम, ये नहीं मानता। वो मैम इतनी अच्छी है कि अपने आप मानना शुरू हो जाएगा। ट्राई करके देख लेना, अगर करना हो मेरे से बाद में बात करना। सो इट बीइंग अ हॉलीडे वी विल नॉट गो टू स्कूल। नाउ लेट अस लिसन टू, वेरी गुड, लेट अस लिसन टू सर's एक्सप्लेनेशन।
तो कितना इजी हो गया ये. In case is, am, are, was, were are there in an active voice, then the word being is used. So the sentence will be created in this way. It being a holiday, we will not go to school. In this way, with the help of nominative absolute, we can achieve synthesis into a simple sentence. So these are the 7 different ways to do synthesis of 2 or more simple sentences: verb, adverb, preposition, conjunction, and the one being nominative absolute. I hope now you will be able to do synthesis into a simple sentence. So let me give you an exercise to practice. Combine the following simple sentences into one simple sentence. चलो He नेक्स्ट saw खुशबू Sydney. की He ran टर्न. quickly. Jay went to Delhi. Delhi is the capital of India. Ankita saw a dog. The dog was barking. Hints are also given for your reference. Pause. चलो अब मैं इसको रोक रही हूँ. अब मेरे को क्या नाम है, खुशबू, रीड द फर्स्ट सेंटेंस. पढ़ो. ये हम कर चुके हैं, हमने पिछली क्लास में भी किया, उससे पिछली क्लास में. ही, He saw a snake. He ran quickly. हाँ, इसमें हमने क्या यूज करके ज्वाइन करना है? Participle. वेरी गुड. He saw a snake. He ran quickly. तो पार्टिसिपल में वर्ब क्या है? सॉ. सॉ का पार्टिसिपल इंग फॉर्म क्या आएगा? सी का इंग फॉर्म क्या होता है? Seeing वेरी गुड. तो फिर हम क्या बोलेंगे? सीइंग. a snake. वेरी गुड. कॉमा. He ran quickly. हाँ, वेरी नाइस. he ran quickly. Good. Quickly. हाँ, very nice. Quickly. Good. Next. Well done, Khushbu. Next, Vishal. Read the second sentence. Okay, ma'am. Jay went to Delhi. Delhi is the capital of India. हाँ, इसमें क्या यूज करना है आपको? Noun in apposition. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं है ये. नाउन इन एपोजिशन. नाउन इन एपोजिशन क्या होता है? जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. आई एम जस्ट रिपीटिंग इट सो दैट यू रिमेंबर अगेन, रिकलेक्ट इट. नाउ टेल मी, कौन से नाउन? Delhi. हाँ, वेरी गुड. दिल्ली के बारे में, क्योंकि हमें वो मिली है इंफॉर्मेशन. तो अब कैसे इसको ज्वाइन करेंगे? बताओ. Jay वेरी गुड. जे वेंट टू दिल्ली, और फिर कॉमा लगता है ना इनमें जब हम जोड़ते हैं. अब दिल्ली इज हट जाएगा, फिर क्या होएगा? दिल्ली क्या है? capital. हाँ, तो फिर क्या लिखोगे? जे वेंट टू दिल्ली. आगे आपने होमवर्क नहीं किया ना, इसीलिए Capital. द कैपिटल ऑफ इंडिया पूरा आएगा. पिछली क्लास भी नहीं अटेंड करी थी आपने, नहीं आए थे ना पिछली क्लास में. हमने ये दोबारा से रिवाइज किए थे सारे. मेरे पेपर सर. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. ये पेपर्स में भी हेल्प करेंगी ये क्लासेस. हाँ. नेक्स्ट, अंजलि, रीड द थर्ड वन. Ankita saw the dog was barking. बताओ कैसे होगा? बोलो बोलो. लेट मी सी. वेरी नाइस. अंकिता सॉ अ बार्किंग डॉग. नाइस, वेरी गुड. ये सबको समझ आ गए? सब लोग ये सेंटेंसेस लिखो अभी अपनी कॉपी में और इनको ज्वाइन करो. करो करो जल्दी से. मेरे को बताना जैसे ही सबके हो जाए. निधि, ये समझ आए? Yes. हाँ. विच इज द एडजेक्टिव इन दिस?
एडजेक्टिव क्या होता है? जो रूम को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड। कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है रूम को? वॉर्म। और कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? वॉर्म, उसके बाद क्या होता है कंपैरेटिव, और वार्मेस्ट। वेरी गुड। तो अब मेरे को बताओ इसमें वार्मर कहाँ पे, हमने कौन सा आइडेंटिफाई करना है? सेंटेंस दैट यूजेस द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो जिसमें वार्मर है वही वाले सेंटेंस देखने पड़ेंगे आपको। उनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? अब देखो और बताओ विशाल। कोई और नहीं बताएगा, सब चुप रहेंगे। वार्मर तो ठीक है, मगर वार्मर, हाँ, ए में भी वार्मर है, सी में भी वार्मर है, कौन सा करेक्ट है? पढ़ो, रीड द सेंटेंस आउट लाउड, रीड इट विशाल। C is the correct answer. Be confident, but read it. बस जब हम वार्मर बोल दिया तब हमें मोर शोर बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम मोर कब बोलते हैं? कंपैरेटिव में हम कभी बीच में मोर बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब जो एडजेक्टिव होता है, कौन बताएगा मेरे को हम मोर और मोस्ट कब यूज़ करते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए एडजेक्टिव्स में? हु कैन टेल मी? कौन से वाले एडजेक्टिव्स के लिए? मैम जिनके पीछे मैं वो सूट नहीं करता, ER और ES उनके साथ। ओह, कैसे? जैसे कि मैम सूट वूट करने की बात नहीं है, कुछ और है रीजन। अभी म्यूट करो, देखती हूँ मैं अंजलि, नीलेश या निधि को मालूम है कि नहीं, या खुशबू को, या इवन विशाल को भी। 1 मिनट रुको। सूट करने की बात नहीं होती इसमें, अभी समझाती हूँ क्या बात होती है। विशाल ध्यान है? मोर और फिर एडजेक्टिव कब यूज करते हैं? अंजलि याद है कुछ? नहीं याद है? जब भी कोई, जो याद है कुछ अंजलि और नीलेश में से किसी को, या खुशबू को? हाँ, क्यों नहीं याद है? जब भी कोई एडजेक्टिव जो होता है उसका एक से ज्यादा साउंड निकलते हैं। जैसे हमने बोला ब्यूटीफुल, तो उसमें 2 साउंड है, ब्यूटी और फुल। ब्यूटीफुल है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। निधि इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अंजलि इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। सिलेबल उसके एक से ज्यादा होते हैं तब। वॉर्म का एक ही साउंड है, वॉर्म। ब्यूटीफुल का ताकि हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इजीली अंडरस्टैंड नहीं, जब हम देखते हैं कि जो भी एडजेक्टिव है वो एक से ज्यादा वर्ड्स का बना हुआ है, उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगा है, तो वो 2 साउंड्स निकलते हैं उसमें से, तब हम मोर एंड मोस्ट लगाते हैं। कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। हाँ, वो सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। कंपैरेटिव होता है बीच वाला, जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। 2 से ज़्यादा को देख रहे हैं तो मोस्ट ही होगा। सिर्फ 2 के कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ये समझ आया सबको? तो गिव मी अ थम्स अप। तो साउंड वो देखना है। इंटेलिजेंट, देखो इसमें 3 साउंड है। ही इज इंटेलिजेंट, या राम इज इंटेलिजेंट। श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। देन धीरज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, तो इंटेलिजेंट 3 साउंड्स आ रहे हैं उसमें, एक साउंड नहीं है। जब एक साउंड होता है तब ER और EST लगता है। जब एक से ज्यादा साउंड होता है किसी भी एडजेक्टिव में, then we use more and most for comparative and superlative degrees. ये समझ आया? खुशबू, निधि, अंजलि, नीलेश, विशाल, सबको समझ आया कि नहीं आया? ये
Yes, ma'am. पक्का? अब भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को, मेरे को पक्का पता है। मतलब निधि को नहीं, निधि ने तो इसी साल ज्वाइन किया, पर विशाल, अंजलि, नीलेश को तो डेफिनेटली मैम पढ़ा मैंने चुकी। भी नहीं पढ़ रखा हूँ। आपने भी नहीं पढ़ रखा? नहीं, अंजलि, नीलेश और विशाल को मैं डेफिनेटली पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, पर इनको भूल गया है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं करना होता। चलो नेक्स्ट वाला सेंटेंस, थर्ड वाला। नहीं, अब आप नहीं पढ़ोगे, अभी देखती हूँ मैं, आपने तो पेपर ही किया हुआ है। थर्ड वाला कौन पढ़ेगा? नीलेश पढ़ो थर्ड वाला। रीड थर्ड वाला, फिल इन द ब्लैंक। हाँ पढ़ो। Fill in the blanks with a word used. हाँ, स्लैश होता है तो मतलब या वुड से फिल इन द ब्लैंक करना है या यूज टू। अब पढ़ो सेंटेंस और मुझे बताओ। When we were kids, वी when we were kids, we Dash dash play out साइड outside until सनसेट। sunset. हाँ, तो हम क्या करते थे? क्या आएगा इसमें? लगा के देखो दोनों मन में। And would दूसरा भी लगा के देखो। नहीं, दूसरा भी लगा के देखो नीलेश। दोनों लगाओ और पूरे पूरे सेंटेंस पढ़ो। आप ऐसे पढ़ो, व्हेन वी वर when किड्स। we use kid, अरे व्हेन वी यूज when we were kid, we would किड्स। play outside until sunset. अब दोबारा When we were kid, we किड्स बेटे। kids, we used to play outside until sunset. क्या बेटर लग रहा आपको? व्हेन वी And would नहीं, सुनो, व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड अंटिल सनसेट। व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू। अभी हमने क्या बोला? अभी पूरा पिछले सेंटेंस में भी हमने वुड को हटाया था, पास्ट टेंस के लिए यूज किया था। हमने कहा था ऐसे लग रहा है जैसे कि आगे की बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे क्या है? When we were kids we used to, तब हम खेला करते थे। Used to play outside until sunset. ओके, ये used to करेक्ट होगा यहाँ पे। मैम जो यूज टू होता है मैम, उसका मतलब होता है कि कोई जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है मैम। हाँ बिल्कुल। वुड प्ले, हम वी वुड प्ले आउटसाइड अंटिल सनसेट, नॉट नेसेसरली कि वो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वुड को हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो पास्ट की बात हो रही है क्योंकि हम किड्स की बात कर रहे हैं, तो यूज्ड टू। समझा नीलेश? नीलेश समझा कि नहीं समझा? ओके, ना फोर्थ वाला खुशबू पड़ेगी। हाँ पढ़ो पढ़ो, फोर्थ वाला खुशबू पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। हाँ टाइम हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला नंबर 4 रोमन में लिखा है, आई एंड वी रोमन में 4 लिखा हुआ है, पता है? याद है तुम्हें पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पहले तो वो बताओ। तो फिर क्यों आगे पढ़ने लगी? तो रुक जाना था, मेरे से पूछना था। कौन बताएगा मेरे को पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? क्या यूज करते हैं? मैंने इतना इजी आप लोगों को तरीका बताया हुआ है, सिंपल, मतलब पहले तो समझाया है। हाँ, क्या यूज करते हैं? परफेक्ट टेंसेस में कौन सा वर्ड यूज होता है? कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब? हाँ, नो, कौन सा यूज होता है? निधि मालूम है आपको?
हमने टेंसेस पढ़े थे ना अभी शायद कुछ देर पहले, अभी तो किया था, वो पूरा पैराग्राफ भी हमने सारे टेंसेस में लिखा था, किया था ना, फिर भी नहीं याद है क्योंकि होमवर्क किया ही नहीं किसी ने। मुनीश ने किया था, देखती हूँ मुनीश को याद है। परफेक्ट टेंसेस में कौन सा वाला वर्ड यूज होता है? एक मैंने ट्रिक बताई थी, किस वाले वर्ड से हम हाँ, किसने बोला ये? हाँ, क्या बोल रहे हो नीलेश? हैव और हैड। अगर प्रेजेंट होता है परफेक्ट तब हम हैव यूज करते हैं, अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो हम वर्ब के पहले हैड करते हैं, है ना? हो सकता है अब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का। अब पढ़ो खुशबू ये सेंटेंस, लिखो ये वाले सारे सेंटेंसेस सब बच्चे, करो ये वाला क्वेश्चन, मैं अभी भेजती हूँ सबको व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, फिर मैं देखूंगी ना क्या लिखा है तुमने। She completes her assignment before the deadline. इसमें वर्ब कौन सा है? वेरी गुड। कंप्लीट्स का थर्ड फॉर्म क्या है बेटे खुशबू? बाकी कोई नहीं बोलेगा। वेरी नाइस। और उसके पहले हम क्या लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए? अभी तो बताया था। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। शी हैड Completed her assignment before the deadline. वेरी नाइस, गुड। चलो अब मैं लास्ट वाला फिर से निधि को बोल रही हूँ। निधि पढ़ो ये। निधि, read the fifth sentence. Let me see whether you were listening. Is she there or not? Or has she left? क्योंकि वो फटाफट छोड़ देती है क्लास। मैम 2 क्वेश्चन और हैं उसके, भेजना है? हाँ भेज दो मेरे को, मैं क्लास व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, सब लोग कंप्लीट करके भेजेंगे। ठीक है। यही होमवर्क होगा सबका। निधि है कि भाग गई? निधि फटाफट भाग जाती है, जैसे ही 7:30 होते हैं, 8:30 होते हैं, भाग जाती है। चलो अब जो 2 क्वेश्चन है ना मैम, मैम उसमें मैम एक तो है मैम वो पिक्चर और डिस्क्राइब द प्लेस इन द पैराग्राफ, और मैम एक है मैम उसी में और पार्ट में दिया गया है एक लेटर लिखना है मैम। अच्छा ठीक है, अभी पहले ये वाला तो करने दो उनको, उसके बाद उस पे आएंगे। चलो फिर अंजलि आप करो। अंजलि लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ो, देखती हूँ कितना सुना है। पढ़ो। स्पॉट द Spot the error in the sentence and correct it. I would be eating too much candy and apologize. What is the error? Ma'am would be eating. Very good. And what is the correction? Ma'am, I must be. Must have been eating. Okay? Must have been eating. तो मैं अभी ये वाला आप लोगों को फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये वाले सारे क्वेश्चंस करके मेरे को भेजो होमवर्क। मैम उसमें एक और क्वेश्चन है मैम एमसीक्यू, वो अब अगली बार, ठीक है? मेरे को भेज दो, अगर मेरे को लगेगा तो मैं भेज दूंगी। मैम पर जो मैंने मैम लिखा है वो बता